नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्वाचीन राजस्थान के जो कवि हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ में ही संभावित क्वेश्चंस जो हैं उनको हम देख रहे हैं। और इसके भाग 1, 2, 3 इस प्रकार से क्रमशः हम आगे बढ़ते जाएंगे। और निश्चित ये प्रश्नोत्तरी ऐसी है जो आपके कहीं ना कहीं परीक्षा में काम आएगी और निश्चित आपको सफलता में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास को प्रारंभ करें। प्रारंभ करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशंस में हमारे टेस्ट सीरीज भी चल रही है संस्कृत साहित्य से रिलेटेड, संस्कृत से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सारी टेस्ट सीरीज से अलग इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर और आंसर के साथ में उसका मतलब व्याख्या, उन सारे क्वेश्चंस की और जो उसके ऑप्शन हैं उनकी व्याख्या को हमने साथ में ऐड किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के माध्यम से भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके साथ में ही एक आधुनिक जो राजस्थान के अर्वाचीन कवि हैं उनके वीडियो लेक्चर भी हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के इन दोनों चीज़ों को वहाँ पर देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ नया मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में ये काम आएगा। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है उसको प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदिनः कथा ग्रंथः अस्ति। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी हैं, उनका कौन सा कथा ग्रंथ है? कवि काव्य शब्दों, पितृपदेश, प्रमेय पारिजात, चातुर्वर्ण्यम। ठीक है, तो ये जो सबसे पहली बात करें तो चारों रचनाएं हैं वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की हैं। और गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की जो समस्त रचनाएं हैं उन रचनाओं को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें कश्चित कवि और पितृपदेश, ये दोनों रचनाएं जो हैं वह कथा ग्रंथ हैं। ये दोनों जो रचनाएं हैं वह कथा ग्रंथ है। इसके बाद कवि काव्य शब्दों की बात करें तो ये जो है वह रचना है, ये काव्य शास्त्रीय रचना है, काव्य शास्त्रीय रचना है। चातुर्वर्ण्यम जो है वह धर्मशास्त्रीय रचना है, ये जो है धर्मशास्त्रीय रचना है। और प्रमेय पारिजात की बात करें तो ये दार्शनिक विषयक रचना है। इसकी बात करें तो ये दार्शनिक विषय पर आधारित रचना है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ना कथा ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनके कथा ग्रंथ कश्चित कवि और पितृपदेश जो ही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह पितृपदेश होगा। कश्चित कवि और पितृपदेश जो है दोनों संस्कृत की पत्रिका संस्कृत रत्नाकर, पत्रिका का नाम है संस्कृत रत्नाकर। इस संस्कृत रत्नाकर पत्रिका में भी ये दोनों जो कथा साहित्य हैं वह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। एक पारिजात से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो मैं बताता हूं। एक तो प्रमेय पारिजात, एक है प्रमेय पारिजात। तो प्रमेय पारिजात जो रचना है वह तो हो गई, इनकी हो गई। पहली रचना का नाम है वह है प्रमेय पारिजात। दूसरी रचना है उसका नाम है पुराण पारिजात। तीसरी रचना है उसका नाम है प्रबंध पारिजात। इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। चौथी रचना का नाम है उसका नाम है प्रयोग पारिजात। ये पारिजात से रिलेटेड कुछ रचनाएं हैं, पर इसमें थोड़ा सा अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन सी रचना किसकी है? तो प्रमेय पारिजात और पुराण पारिजात। इसकी बात करें तो ये गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की रचना है। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, ये चीज याद हो जानी चाहिए। प्रबंध पारिजात की बात करें तो ये जो रचना है
वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना है। प्रयोग पारिजात की बात करें तो ये जो रचना है वह मधुसूदन ओझा साहब की रचना है। ये जो रचना है वह मधुसूदन ओझा साहब की रचना है। तो ये तीनों रचनाएं, प्रमेय पारिजात, पुराण पारिजात, प्रबंध पारिजात और प्रयोग पारिजात, इन चारों रचनाओं में हमें क्या फर्क है और कौन इसके रचनाकार हैं, ये चीज हमें आज ही क्लियर हो जानी चाहिए। प्रमेय पारिजात, पुराण पारिजात के गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी हैं, प्रबंध पारिजात के भट्ट मथुरानाथ जी हैं, प्रयोग पारिजात के मधुसूदन ओझा हैं। तो ये कुछ पारिजात से रिलेटेड फैक्ट थे, उसको हमने देखा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पितुरूपदेश। ठीक है, पितुरूपदेश कश्चित कवि, ये दोनों कथा साहित्य हैं गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की। चलिए अगला प्रश्न है, वह है शकुनी अनेन उपनामना। शकुनी अनेन उपनामना ज्ञायते। इस उपनाम से कौन जाना जाता है? पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी महोदय, गिरिधर शर्मा नवरत्न महोदय, गणेश राम शर्मा महोदय, नित्यानंद शास्त्री महोदय। कौन ऐसा है जो शकुनी नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पंडित गणेश राम शर्मा महोदय। क्यों जाने जाते हैं? तो सबसे पहली बात करें गणेश राम जी शर्मा की, तो ये जो है वह कहाँ के निवासी थे? तो डूंगरपुर के निवासी थे। डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम था यशोदा देवी और कोदरलाल जी। दूसरी बात करें, इनके जो गुरु थे वह दुर्गा प्रसाद द्विवेदी थे। इनके गुरु का नाम जो था दुर्गा प्रसाद द्विवेदी। और दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की बात करें, यह भी हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इनकी समस्त रचनाएं जो थी वह ज्योतिष शास्त्र पर आधारित थी। वह कह सकते हैं पंचांगाभिभाषण हो सकता है, वह कह सकते हैं अधिमास परीक्षा हो सकती है, या फिर पंचांगाभिभाषण, पंचांग तत्वम। ये सारी जितनी भी रचनाएं हैं दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की, ये सारी ज्योतिष शास्त्र पर आधारित थी। तो ज्योतिष का ज्ञान गणेश राम शर्मा को दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी से प्राप्त हुआ था। इस कारण से ज्योतिष में पारंगत होने के कारण इन्हें शकुनी उपनाम से जाना जाता है। बाकी बात और करें तो इनके 3 उपन्यास हैं, मूढ़ चिकित्सा, मामकीनो जीवन संघर्ष, प्रेत भोजनम। ये इनके 3 उपन्यास हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। इसके बाद बात करें तो इनको कथाकार उपनाम से भी जाना जाता है। कथाकार उपनाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने संस्कृत कथा कुंजम नाम से एक कथा साहित्य लिखा है, जिसके 2 भाग हैं और दोनों भागों में अलग अलग, एक में तो 20 कथाएं हैं और एक में कथाएं हैं 17 हैं। इस प्रकार से 37 टोटल उसमें कथाएं हैं। और राजस्थान संस्कृत साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा इसका जो प्रथम भाग था इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये गणेश राम जी से संबंधित कुछ बातें हुई। गणेश राम जी जो हैं वह डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी थे। उन लक्ष्मण सिंह जी के राज्याश्रय में रहते थे और वहां पर रहते हुए लक्ष्मण सिंह जी के जीवन चरित्र पर इसको आधार बना करके उन्होंने 111 पद्यों के माध्यम से लक्ष्मणाभ्युदयम नाम की एक रचना लिखी है। इसके साथ में ही लक्ष्मण सिंह जी के परिवार से संबंधित भी पात्रों को इन्होंने आधार बना करके भी बहुत सी रचनाओं को लिखा है। वो अपन जब गणेश राम जी की बात करेंगे तब अपन देखेंगे। तो ये जो शकुनी है वह गणेश राम शर्मा जो थे उनको इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तिब्बतस्य स्वतंत्रता संग्रामाधारित रचना अस्ति। तिब्बत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित रचना जो है वह कौन सी है? पूर्णानंदम, हरनामामृतम, दुर्बल बलम या फिर कलिपलायनम। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दुर्बल बलम। इस रचना का नाम है दुर्बल बलम, जो कि एक नाटक है और इसको जो लिखने वाले हैं उनका नाम है विद्याधर शास्त्री। विद्याधर शास्त्री ने इनकी कुल 3 नाटक हैं। एक तो है पूर्णानंदम है, एक कलिपलायनम है, तीसरा है दुर्बल बलम। इसमें पूर्णानंदम की बात करें तो इसमें जो अंक है वह टोटल 5 अंक हैं
और कलिपलायनम में जो अंक की बात करें तो इसमें 4 अंक हैं, और दुर्बल बलम की बात करें तो इसमें जो अंकों की संख्या है उसका वो है 4 है। पूर्णानंदम में भक्त पूरणमल जो है उसको नायक के रूप में दिखाया गया है, जो राजस्थान और हरियाणा के लोक नायकों के रूप में प्रसिद्ध थे। उसके बाद एक हरनामामृतम जो है ये इनका महाकाव्य है, और हरनामामृतम जो है वह उसका जो रस है वह शांत रस है, और इसके जो नायक हैं वह इन्हीं के दादाजी जिनका नाम था हरनाम दत्त, इनको यहाँ पर नायक के रूप में चित्रित किया गया है। और कलिपलायनम जो है इसकी कथा वस्तु है वह पौराणिक है, इसकी जो कथा वस्तु है वह पौराणिक है। और दुर्बल बलम जो है इसमें विद्याधर जो शास्त्री हैं उन्होंने तिब्बत देश था जो उस तिब्बत देश की स्वतंत्रता से रिलेटेड, स्वतंत्रता के संग्राम में क्या क्या संघर्ष रहा, उन सारी चीज़ों को दुर्बल बलम के माध्यम से इन्होंने चित्रित किया है। तो ये जो बात हुई वह विद्याधर शास्त्री जो थे, ये सारे जो नाटक हैं वह किसके थे, तो विद्याधर शास्त्री जो थे इनकी ये रचनाएं कुछ हमने देखी। चलिए तीसरा प्रश्न है वह है विद्याधर शास्त्री महोदयस्य रचना नास्ति। कौन सी रचना ऐसी है जो विद्याधर शास्त्री की नहीं है? भातृस्नेह, लीला लहरी, काव्यवाटिका और हिमाद्री महात्म्य। तो लीला ये जो तीनों रचनाएं हैं वह विद्याधर शास्त्री द्वारा लिखे गए हुए खंड काव्य हैं। कौन से काव्य हैं? खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं ये। और भातृस्नेह की बात करें तो भातृस्नेह जो है वह नवल किशोर कांकर साहब की रचना है। नवल किशोर कांकर जो है इनकी रचना है, और इनकी 2 कथा ग्रंथ हैं। एक तो है आदर्श कन्या सुकन्या, आदर्श कन्या सुकन्या, और दूसरी रचना का नाम है वह है भातृस्नेह। ये दोनों जो रचनाएं हैं वह नवल किशोर कांकर साहब की रचनाएं हैं, और ये कथा ग्रंथ है। तो विद्याधर शास्त्री जो हैं उनकी कौन सी रचना नहीं है, तो उनकी भातृस्नेह जो रचना है वह इनकी नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा भातृस्नेह। बाकी सारी रचनाएं जो हैं वह विद्याधर शास्त्री जी की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो 5वां प्रश्न है वह है कि काव्य सत्यालोक, काव्य सत्यालोके कति उद्योताः सन्ति। ठीक है, तो 5, 6, 8, 9। तो काव्य सत्यालोक जो है वह ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना है। इनकी रचना है, ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना है। और इनके काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं वह एक तो है काव्य सत्यालोक, दूसरा है रसालोचनम, तीसरा है अभिनव रस मीमांसा, चौथी इनकी जो रचना है काव्य शास्त्रीय वह है वस्त्वलंकार दर्शन, वस्त्वलंकार दर्शनम। ये जो हैं वह इनके काव्य शास्त्रीय रचनाएं हैं। और उसमें बात कर रहे हैं काव्य सत्यालोक की। काव्य सत्यालोक को 5 उद्योतों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो उद्योत है उसका नाम है सत्य निरूपणम, सत्य निरूपणम। दूसरा जो है वह है धर्म सूक्ष्मता धानम, तीसरी बात करें तो उसका नाम है व्यापार योग, चौथी बात करें तो वह है भाव योग, और 5वां उद्योग है वह है काव्य लक्षणादि विवेचन।
ये जो है वह पांचवा उद्योत है। इस प्रकार से काव्य सत्यालोक इसको 5 उद्योतों में बांटा गया है। ब्रह्मानंद शर्मा जो है इनकी ये महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय रचनाएं हैं। तो ये इसके उसका सही आंसर होगा 5 जो है पंच उद्योत है वह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है तंत्र विद्याया संबंधितः रचना अस्ति कौलविलास, उदर प्रशस्ति, आदर्श कन्या, संजीवनी साम्राज्यम। तो सबसे पहली बात करें तो ये सारी जो रचनाएं हैं उसमें आदर्श कन्या, सुकन्या, इस चीज को ये जो रचना है वह आप सभी को पता है नवल किशोर कांकर साहब की रचना है। नवल किशोर कांकर साहब की ये रचना है। और बाकी की जो रचनाएं हैं ये सारी रचनाएं हैं वह हरिनारायण शास्त्री की रचनाएं हैं। ये रचना है वह हरिनारायण शास्त्री जी की रचनाएं हैं। और उसमें तंत्र विद्या से संबंधित जो रचना है वह है कौल विलास। कौल विलास जो है इसका संबंध तंत्र विद्या से है। और कौल का मतलब है वह है पूजक या सेवक, पूजक या फिर इसका अर्थ होता है कौल का वह होता है सेवक। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि कौल विलास जो रचना है उसमें तंत्र विद्या जो है उस तंत्र विद्या से प्रभावित होकर के जब हरिनारायण शास्त्री शाक्त सम्मेलन प्रयागराज गए थे तो वहां पर उनकी तंत्र विद्या से प्रभावित होकर के, इनके उस तंत्र विषय ज्ञान से प्रभावित होकर के इन्हें आमनाय धुरंधर की उपाधि से नवाजा गया था। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। आमनाय धुरंधर इस उपाधि से नवाजा गया था। और इसके बाद उदर प्रशस्ति इनका खंड काव्य है। संजीवनी साम्राज्यम भी खंड काव्य है। संजीवनी साम्राज्यम का जो संबंध है वह आयुर्वेद से है। और इसी रचना के कारण, संजीवनी साम्राज्यम रचना के कारण आयुर्वेदिक विषय इनकी ज्ञान को देख करके आयुर्वेदिक के जो विद्वान हैं उन्होंने इन्हें हरिनारायण शास्त्री को आयुर्वेद भूषण की उपाधि से नवाजा गया था। दोनों उपाधियां हमें याद होनी जानी चाहिए। एक तो है आमनाय धुरंधर हरिनारायण शास्त्री, क्योंकि कौल विलास में इनकी विद्वत्ता तंत्र विषय जो थी उसको देख करके इन्हें ये दी गई थी। इसके बाद आयुर्वेद भूषण, यह संजीवनी साम्राज्यम इनकी रचना है। इस कारण से इन्हें जो आयुर्वेद भूषण की उपाधि से भी हरिनारायण शास्त्री को नवाजा गया था। तो ये जो है वह हरिनारायण शास्त्री जो हैं उनसे संबंधित कुछ बातें हुई। अगला प्रश्न है चषक टीका। चषक टीकायाः आधारः अस्ति। चषक टीका का आधार क्या है? रसगंगाधर, कादंबरी, ईश्वर विलास महाकाव्य, काव्य प्रकाश। तो सबसे पहली बात करें चषक टीका लिखी किसने है तो भट्ट मथुरानाथ जी ने लिखी है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो है उन्होंने चषक टीका लिखी है। और इन्होंने कादंबरी पर चषक टीका लिखी है। जो चषक टीका है वह कादंबरी पर लिखी गई है। और रस गंगाधर पर जो टीका लिखी गई है उस टीका का नाम है सरला। और ईश्वर विलास महाकाव्य जिसके रचयिता हैं कृष्ण भट्ट, और इस ईश्वर विलास महाकाव्य पर इन्होंने विलासिनी टीका लिखी है। उस टीका का नाम है विलासिनी टीका। और इन सारी टीका ग्रंथों के रचयिता जो हैं वह है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। तो रस गंगाधर जो जगन्नाथ का था उस पर सरला टीका लिखी है भट्ट मथुरानाथ जी ने। चषक टीका जो है वह कादंबरी पर लिखी गई है। ईश्वर विलास महाकाव्य जो कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है और उस पर जो टीका लिखी है उस टीका का नाम है विलासिनी टीका। ये इस प्रकार से कुछ मथुरानाथ शास्त्री जो थे इनसे संबंधित कुछ फैक्ट थे। अब आगे बात करते हैं वह है वैभवत्रयी काव्यस्य रचयिता अस्ति।
वैभवत्रयी काव्यस्य रचयिता अस्ति। जो इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस और संस्कृत से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच पाए। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, वैभवत्रयी काव्यस्य रचयिता अस्ति। वैभवत्रयी काव्य के रचयिता कौन है? गणेशराम शर्मा महोदय, आशुकवि नित्यानंद महोदय, विद्याधर शास्त्री महोदय, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदय। तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदय। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने वैभवत्रयी ग्रंथ लिखे हैं और उनका नाम है, एक का नाम है जयपुर वैभवम, दूसरी रचना है साहित्य वैभवम, तीसरी रचना है उसका नाम है गोविंद वैभवम। ये 3 रचनाएं हैं और इस 3 रचनाओं को वैभवत्रयी के अंतर्गत लेते हैं। एक इनकी जो रचना है उसका नाम है भारत वैभवम, उस रचना का नाम है भारत वैभवम, जो कि अपूर्ण है, जो कि कैसी है? अपूर्ण है। और वैभवत्रयी में सिर्फ जयपुर वैभव, साहित्य वैभव और गोविंद वैभव इनको लिया जाता है। जयपुर वैभव है, इसको 8 विधियों में बांटा गया है। कितने विधियों में बांटा गया है? 8 विधियों में बांटा गया है। और गोविंद वैभव जो है इसको 49 प्रकरणों में, 49 प्रकरणों में बांटा गया है। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जयपुर वैभवम को 8 विधियों में बांटा गया है। और अगली बात करें गोविंद वैभव, तो गोविंद वैभव को 49 प्रकरणों में बांटा गया है। जयपुर वैभवम में जयपुर का जो भी पर्यटन दर्शनीय स्थल हैं, वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ के किले हैं, दुर्ग हैं, इन सारी चीज़ों को जयपुर वैभवम के अंतर्गत इन्होंने भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने बताया है। दूसरी बात, मथुरानाथ जी जो हैं वह मंजूनाथ उपनाम से भी जाने जाते हैं, वह मंजूनाथ उपनाम से भी जाने जाते हैं। एक इनका रेडियो रूपक जो कि प्रसिद्ध है और उस रेडियो रूपक का नाम है मंजुला। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि शाह जो रसाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाह जो रसाला रचनाया संस्कृतानुवादः अस्ति। शाह जो रसाला वास्तव में ये अब्दुल लतीफ की रचना है। इसके जो रचयिता हैं वह है अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ की ये जो रचना है, ये सारी जो रचनाएं हैं वह हैं श्री राम दवे महोदय की हैं। किनकी हैं? श्री राम दवे महोदय की ये सारी रचनाएं हैं। और उसमें यवनी नवनीतम, अकिंचन चेत्यम, ब्रह्म रसायनम, ये 3 रचनाएं हैं, वह तीनों अनुदित कृतियां हैं। कैसी हैं? अनुदित कृतियां हैं ये तीनों। उसमें बात करें कि यवनी नवनीतम जो है वह मिर्जा गालिब जो है, मिर्जा गालिब की कविताएं जो हैं, मिर्जा गालिब की जो कविताएं हैं, उन कविताओं का संस्कृतानुवाद जो है उसका नाम है यवनी नवनीतम। और किंचन चैत्यम की बात करें तो अंग्रेजी के कवि जो हैं जिनका नाम है ग्रे, और ग्रे की रचना जो है उसका नाम है एलिजी। उनकी रचना का क्या नाम है? एलिजी। तो इस ग्रे की रचना एलिजी का संस्कृत अनुवाद जो है वह उसका नाम है अकिंचन चैत्यम। और शाह जो रसाला, जिसके रचयिता हैं अब्दुल लतीफ की रचना शाह जो रसाला, इसका संस्कृत अनुवाद जो है वह है ब्रह्म रसायनम। ये जो है वह ब्रह्म रसायनम जो है वह शाह जो रसाला संस्कृतानुवाद है, इसका संस्कृतानुवाद ये है। ठीक है, तो ये जो तीनों रचनाएं हैं श्री राम दवे जो हैं, श्री राम जो दवे हैं इनकी अनुदित कृतियां हैं ये तीनों। ये चीज हमें याद रखनी है। अनुदित कृतियां कौन से, उनका आधार ग्रंथ कौन सा है, ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है वह है रेवु महोदय
कस्याः रचनायाः कारणात् विद्यालंकारः इति उपाधिना अलंकृतः। रेवु की बात करें तो रेवु से हमें क्या लेना है, तो विश्वेश्वरनाथ रेवु, ये रेवु किसका उपनाम है, ये परीक्षा में पूछा गया है, तो हमें याद रखना है विश्वेश्वरनाथ रेवु जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो किस कारण से इन्हें विद्यालंकार की उपाधि से नवाजा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा शैव सुधाकर। शैव सुधाकर के लिए भारत धर्म महामंडल द्वारा इन्हें विद्यालंकार उपाधि से नवाजा गया था। और किसने दिया था ये उपाधि, तो भारत धर्म महामंडल, इन्होंने इस उपाधि से इन्हें नवाजा था। बाकी बात करें आर्य विधानम, तो ये भी विश्वेश्वरनाथ रेवु की रचना है और ये कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है उस भारतीय संविधान का पद्यानुवाद है। ये आर्य विधानम जो है वह भारतीय संविधान का पद्यानुवाद है। वेदांत पंचकम है, यह संपादित रचना है। और जसवंत सिंह जो थे, उन जसवंत सिंह की 5 रचनाएं थी, उन 5 रचनाओं का संपादन विश्वेश्वरनाथ रेवु ने किया और उसका नाम दिया इन्होंने वेदांत पंचकम। ठीक है। दूसरी बात करें विश्वेश्वर स्मृति, तो इसको कहते हैं मनुस्मृति की शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। ये मनुस्मृति शैली में लिखा गया है और इसको 2 भाग और 12 अधिकारों में बांटा गया है। 2 भाग और 12 अधिकार में विश्वेश्वर स्मृति को बांटा गया है। तो ये कुछ विश्वेश्वरनाथ रेवु की जो रचनाएं हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें आर्य विधानम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारतीय संविधान का पद्यानुवाद जो है वह आर्य विधानम नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वेश्वर स्मृति जो है वह रचना है वो मनुस्मृति शैली में है। 2 भाग हैं इसके और इसके 12 अधिकारों में इसको बांटा गया है। इस चीज को हमें याद कर रख लेना है। और विद्यालंकार जो उपाधि है वह शैव सुधाकर जो रचना है उसके लिए इन्हें दी गई थी। अगला प्रश्न है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदयस्य उपाधि रस्ति, इनकी उपाधि कौन सी है, तो साहित्य वारिधि, आशु कवि, कवि भूषण, गद्य सम्राट। तो इनकी जो उपाधि थी वह साहित्य वारिधि जो है वह इनकी उपाधि थी। और ये जो उपाधि इन्हें दी गई थी वह भारत धर्म महामंडल द्वारा दी गई थी। भारत धर्म महामंडल द्वारा दी गई थी। और इसके बाद है इनकी 2 उपाधियां और हैं जिसका नाम है, एक तो है कवि शिरोमणि, एक उपाधि का नाम है कवि शिरोमणि और दूसरी उपाधि का नाम है कवि सार्वभौम। ये जो हैं ये दोनों उपाधियां भी भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की ही हैं। अगली बात करें गद्य सम्राट और कवि भूषण, तो गद्य सम्राट और कवि भूषण ये जो उपाधियां हैं वह नवल किशोर कांकर साहब की हैं। नवल किशोर कांकर साहब की हैं और इनका एक कह सकते हैं इनका एक गद्य काव्य है जिसका नाम है यात्रा विलासम। इस यात्रा विलासम रचना के कारण और इस यात्रा विलासम में कहां की यात्रा का वर्णन है, तो उत्तराखंड की यात्रा का वर्णन है। इन्होंने जो नवल किशोर कांकर साहब थे इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की थी और उस उत्तराखंड की यात्रा का जो वर्णन है वह यात्रा विलासम में है। और यात्रा विलासम गद्य काव्य के कारण इन्हें गद्य सम्राट की उपाधि से भी नवाजा गया था। और कवि भूषण जो है वह भी नवल किशोर कांकर को ही कहते हैं। और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की जो उपाधि है वह साहित्य वारिधि है और इसके साथ में ही कवि शिरोमणि और कवि सार्वभौम भी इन्हें कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कव्वाली विधाया रचना अस्ति, कव्वाली विधा में लिखी गई रचना कौन सी है, प्रेम सुधा, वाणी लहरी, प्रेयसी गीति, सिद्धिस्तव। तो सबसे पहली बात करें तो कव्वाली विधा में जो रचना लिखी गई है उसका नाम है प्रेयसी गीति। प्रेयसी गीति, प्रेम सुधा, वाणी लहरी और सिद्धिस्तव
इनमें से ये सारी जो रचनाएं हैं वह हरिनारायण शास्त्री की रचनाएं हैं। वह सारी किसकी रचनाएं हैं? हरिनारायण शास्त्री की रचनाएं हैं। और उसमें जो प्रेम सुधा, वाणी लहरी और सिद्धि स्तव, ये जो हैं वह तो हैं खंड काव्य हैं। उनकी जो विधा है वह खंड काव्य है। प्रेयसी गीति जो है वह कव्वाली विधा में लिखी गई है। और इसमें किसका वर्णन है? तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता शारदा या मां वीणापाणी या माता सरस्वती जो है, उनका नखशीख वर्णन इसमें प्रेयसी गीति में हरिनारायण शास्त्री जो हैं उन्होंने किया है। और उनकी जो विधा है वह कव्वाली विधा में लिखी गई ये रचना है। तो इस प्रकार से ये हरिनारायण शास्त्री की बहुत महत्वपूर्ण जो रचना है उससे संबंधित कुछ बातें हुई। अगली बात, रसालोचनम काव्ये उद्योताः सन्ति। रसालोचना, इससे पहले बात की थी अपन ने काव्य सत्यालोक, उसी प्रकार वही रचना ब्रह्मानंद शर्मा, जैसे रसालोचनम है, काव्य सत्यालोक है, अभिनव रस मीमांसा है, वस्तुअलंकार दर्शन है, ये सारी रचनाएं ब्रह्मानंद शर्मा जी की हैं। तो रसालोचनम में जैसे 5 उद्योत थे, वैसे ही काव्य सत्यालोक में जैसे 5 उद्योत थे, वैसे ही रसालोचनम जो है उस काव्य में भी कितने उद्योत हैं? तो इसको भी 5 उद्योतों में बांटा गया है। रस वैशिष्ट्यादि विवेचन आदि, रस निरूपण आदि जो 5 उद्योत हैं उसमें बांटा गया है। और अगली प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, और उस प्रश्न का प्रश्न है कल्पलता इत्यत्र स्तुत्य पात्रमस्ति। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि कल्पलता जो है उसमें स्तुत्य, किसकी स्तुति की गई है? लक्ष्मी, सीता, पार्वती या राधा? तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा राधा। कल्पलता जो है वह राम प्रताप शास्त्री की रचना है। किसकी रचना है? राम प्रताप शास्त्री की रचना है। और इसमें कल्पलता में इन्होंने 83 पद्यों के माध्यम से कृष्ण की प्रियतमा जो राधा है, उस राधा का बहुत ही मनोहर वर्णन यहाँ पर इस कल्पलता में इन्होंने किया है। और इन्हीं के पुत्र रसिक बिहारी जोशी, इन्हीं के पुत्र रसिक बिहारी जोशी जो थे, उन्होंने इसी पर रसिक बोधिनी, टीका का नाम है रसिक बोधिनी, इस टीका को इन्होंने लिखा है और उस टीका का नाम है रसिक बोधिनी। तो रसिक बोधिनी टीका का आधार ग्रंथ कौन सा है? अगर ये परीक्षा में पूछ लिया जाए तो उसमें उसका आधार ग्रंथ है वह कल्पलता है। कल्पलता के रचयिता राम प्रताप शास्त्री हैं और इसमें स्तुत्य पात्र है वह राधा है। चलिए, ये 14वां प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है वह देखते हैं मुंबापुरी वर्णनम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंबापुरी वर्णनम कस्य रचना अस्ति? ये जो है वह रचना किसकी है? नवल किशोर कांकरस्य, भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणः, राम प्रताप शास्त्रिणः, पंडित जगदीश चंद्र आचार्यस्य। तो इसमें जो है वह नवल किशोर कांकर साहब की रचना है और ये जो है वह खंड काव्य है। एक तो मुंबापुरी दर्शनम है, वर्णनम है, दूसरा है द्विज दशा प्रकाश। ये दोनों जो रचनाएं हैं वह इनकी, नवल किशोर कांकर साहब जो हैं इनके खंड काव्य हैं और इनकी 2 कथा साहित्य हैं। उसका नाम है, एक तो है आदर्श कन्या। ये सारी चीजें आपको यही क्लास में, आदर्श कन्या यही क्लास में याद हो जानी चाहिए। कोई भी चीज कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। आदर्श कन्या, सुकन्या एक तो, और दूसरी रचना जो इनकी कथा है उसका नाम है भातृस्नेह। ये इनकी कथा ग्रंथ है। और द्विज दशा प्रकाश और मुंबापुरी वर्णनम, ये 2 जो हैं इनके कह सकते हैं कि ये खंड काव्य हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जो कि वैदिक रचना है और उस वैदिक रचना का नाम है राष्ट्रवेद। उस वैदिक रचना का नाम है
राष्ट्रवेद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रचना है वह भी नवल किशोर कांकर साहब की रचना है। नवल किशोर कांकर जो हैं उनके यात्रा विलासम जो गद्य काव्य है, इसके लिए इन्हें गद्य सम्राट की उपाधि से भी नवाजा गया है। कवि भूषण भी इनकी उपाधि है। ये इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन कि हिंदी विश्व भारती इति संस्थायाः स्थापना केन कृताः? ब्रह्मानंद शर्मणः, गणेशराम शर्मणा, विद्याधर शास्त्रिणा, भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विद्याधर शास्त्रिणः। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। हिंदी विश्व भारती जो है इस संस्था की स्थापना विद्याधर शास्त्री ने हिंदी भाषा के और हिंदी भाषा में शोध के विकास के लिए इन्होंने बीकानेर में इस संस्था की स्थापना की थी। ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र गायत्री छंदसी, राष्ट्र गायत्री छंदसी कति वर्णाः भवन्ति? विंशति, षोडश, चतुर्विंशति, अष्टादश। तो सबसे पहले बात करें तो नवल किशोर कांकर जो है, नवल किशोर कांकर साहब, नवल किशोर कांकर साहब की एक वैदिक रचना है और उस वैदिक रचना का नाम है राष्ट्रवेद। और राष्ट्रवेद में जिस प्रकार से वैदिक रचनाओं की बात करें, जैसे सूक्तों की बात करें, तो वहां पर गायत्री छंद का प्रयोग किया जाता है। तो गायत्री छंद में क्या होता है, 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं, तो टोटल 24 वर्ण होते हैं। उसी शैली पर एक नए छंद का निर्माण किया जिसका नाम इन्होंने दिया था राष्ट्र गायत्री छंद। और राष्ट्र गायत्री छंद का प्रयोग इन्होंने राष्ट्रवेद रचना में किया था। राष्ट्रवेद रचना को इन्होंने 11 सूक्तों में बांटा था। श्रेय सूक्त है, गुरु सूक्त है, मातृ सूक्त है, गांधी सूक्त है, राष्ट्र सूक्त है, राष्ट्रपति सूक्त है, नेहरू आदि, दिष्ट, अभिष्ट, कृषक, इस प्रकार से 11 सूक्तों में इन्होंने इस सूक्त को बांटा था। और इसमें जो छंद का प्रयोग किया था उसका नाम था राष्ट्र गायत्री छंद। राष्ट्र गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं और 3 चरण में प्रत्येक चरण है, उस प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या जो है वह होती है 8। तो 8 × 3 करने पर आंसर आएगा 24। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्र गायत्री छंदसी कति वर्णा भवन्ति? तो वर्णाः भवन्ति चतुर्विंशति। 24 वर्ण इसमें होते हैं। राष्ट्रवेद के रचयिता नवल किशोर कांकर है। चलिए, तो ये इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात थी। चलिए अगली बात करते हैं। शास्त्र सर्वस्वम, शास्त्र सर्वस्वम इत्यस्य भागः नास्ति। सबसे पहली बात करें, शास्त्र सर्वस्वम ये जो है वह है गद्य काव्य है और इसके जो रचयिता है वह है नवल किशोर कांकर। प्रमुख इनके कौन कौन से तो ग्रंथ हैं? तो एक तो है प्रबंध गद्य माधुरी, दूसरा है प्रबंध मकरंदम, प्रबंध मकरंदम। तीसरी रचना है उसका नाम है प्रबंधामृतम। चौथी जो रचना है उसका नाम है यात्रा विलासम। और जो 5वीं जो रचना है गद्य काव्य की उसका नाम है शास्त्र सर्वस्वम। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और उसमें बात करें, ये नवल किशोर कांकर साहब की रचनाएं हैं, और उसमें बात करें शास्त्र सर्वस्वम की, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वेद स्कंद, 3 स्कंदों में बांटा गया है। पहला है वेद स्कंद, दूसरा है साहित्य स्कंद, और तीसरा जो है उसका नाम है दर्शन स्कंद। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है।
तो शास्त्र सर्वस्वम का जो भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है, तो संस्कृति स्कंद जो है वह इसका भाग नहीं है, बाकी जो शेष है वह इसके भाग हैं। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण गद्य काव्य नवल किशोर कांकर साहब के थे, जो उसको हमने देखा। इसमें जो प्रबंध गद्य माधुरी है, इसके लिए इन्हें माघ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, वह है साकेत संग्रम महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। साकेत संग्रम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो सबसे पहली बात करें तो साकेत संग्रम जो रचना महाकाव्य है, इसके रचयिता हैं श्री राम दवे। इसके रचयिता हैं श्री राम दवे, और राम दवे के जो हैं वह महत्वपूर्ण जो महाकाव्य हैं, एक तो है वृत्याभरणम, दूसरा है साकेत संग्रम, और तीसरी जो रचना है वह है राजलक्ष्मी स्वयंवरम। राजलक्ष्मी स्वयंवरम। वृत्याभरणम की बात करें तो इसमें जो सर्ग हैं उन सर्गों की संख्या है 37 सर्ग है। राजलक्ष्मी स्वयंवरम की बात करें तो इसमें सर्गों की जो संख्या है वह 18 है। साकेत संग्रम की बात करें तो साकेत संग्रम में जो सर्ग की संख्या है वह 15 है। तो ये जो तीनों रचनाएं हैं वह श्री राम दवे जो हैं इनकी है, और इसमें जो सर्गों की संख्या है वो चीज भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। और इसमें जो साकेत संग्रम है, उस साकेत संग्रम में 15 सर्गों के माध्यम से वीर रस प्रधान है, और अभी जो वर्तमान में अयोध्या राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास होना है उसी टॉपिक पर यह आधारित है। जहां राम जन्मभूमि आंदोलन जब हुआ था पहले, उस आंदोलन को विषय बना करके ये साकेत संग्रम श्री राम दवे ने लिखा है। तो ये चीज हो सकता है अभी करंट का मुद्दा भी है, तो ये करंट का टॉपिक होने के कारण ये प्रश्न परीक्षा में बन भी सकता है। तो साकेत संग्रम अयोध्या जन्मभूमि पर आधारित है, और इसके जो सर्ग है वह है 15 इसमें सर्ग हैं, और ये इनके राम दवे के महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रेम्णः विजयः कथा ग्रंथस्य रचयिता अस्ति भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदयः, ब्रह्मानंद शर्मा महोदय, हरिनारायण शास्त्री महोदय, विश्वेश्वरनाथ रेवू महोदय। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने बहुत सारी कथा ग्रंथों के माध्यम से जो लौकिक विषय हैं उनको आधार बना करके, जो तात्कालिक समस्याएं हैं उनको आधार बना करके बहुत सारी कथाएं लिखी हैं, जैसे मिष्टरस्य गीता ज्ञानम, वीर परीक्षा, अनाद्रता आदि बहुत सारी, विकला विधवा, चपुंडुलम, ऐसी बहुत सारी कथा ग्रंथों को इन्होंने लिखा है, जिसके माध्यम से इन्होंने तत्कालीन जो समस्याएं थी उन समस्याओं को विषय इन्होंने बनाया है। तो इन्हें प्रेम्णः विजय जो कथा ग्रंथ है वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदय की रचना है, और शेष किसी की भी ये रचना नहीं है। अगला प्रश्न है वह है माघ पुरस्कारेण अलंकृतः रचना अस्ति। माघ पुरस्कार से संबंधित याद रख लेना, एक न एक परीक्षा में जरूर प्रश्न आएगा। तो माघ पुरस्कार से अलंकृत रचना कौन सी नहीं है? प्रबंध गद्य माधुरी, प्रिय दर्शनोत्सुकम, वृत्याभरणम, वासुदेव चरितम। तो इसमें वृत्याभरण प्रबंध गद्य माधुरी, इसके जो लेखक हैं वह है नवल किशोर कांकर। इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है नवल किशोर कांकर, और नवल किशोर कांकर की इस रचना के कारण इन्हें माघ पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद बात करें वृत्याभरणम, श्री राम दवे महोदय की रचना है, और श्री राम दवे जो हैं इनको भी वृत्याभरण के लिए माघ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और अगली बात करें वह है वासुदेव चरितम। तो ये जो रचना है वह जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना है, और इन्हें भी वासुदेव चरितम के लिए इन्हें माघ पुरस्कार दिया गया था। प्रिय दर्शनोत्सुक है वह भी जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना है। ये जो रचना है ये भी जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना है, और ये जो है
इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिल्ली द्वारा दिया जाता है, तो इस रचना के लिए जगदीश चंद्र आचार्य जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका जो सही आंसर होगा कि मार्क पुरस्कार से सम्मानित कौन सी कृति नहीं है, तो प्रिय दर्शनोत्सुक है वह मार्क पुरस्कार से सम्मानित नहीं अपितु साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित रचना है। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में ही उसके संबंधित जो भी फैक्ट हैं उन सारी चीजों को हमने देखा। अगली क्लास के साथ में अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें, निश्चित सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।